नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जिसको लेकर एक बड़ी ही मनोरंजक स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश एक नज़ीर बना है और वो नज़ीर भविष्य में कितनी खतरनाक होने वाली है जिसकी आशा कोई भी नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा को सेवा विस्तार देने के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय में आई थी। वो संजय मिश्रा जिनको 11 जुलाई के अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिनकी नियुक्ति एवं सेवा विस्तार को असंवैधानिक बताया था, उनको 15 दिन बाद उसी सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच ने जिसने कि संजय मिश्रा के असंवैधानिक ठहराया, उन्होंने ही 45 दिन की सेवा विस्तार देकर उनकी वैधता पर एक तरह से मोहर लगा दी है। हालांकि मेरा उद्देश्य न तो न्यायालय और न ही माननीय न्यायाधीश की अवमानना करना है, बल्कि ये बताना है कि हम सबको ये आशा थी कि माननीय न्यायालय जिनने कि ईडी निदेशक को असंवैधानिक ठहराया है, निश्चित तौर पर सरकार को फटकार लगाएंगे और किसी भी सूरत में उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद 31 जुलाई तक का समय दिया था कि 31 जुलाई के बाद संजय मिश्रा ईडी के निदेशक नहीं रहेंगे। वैसे तो असंवैधानिक ठहराने के तुरंत बाद ही वह पद पर नहीं रहे, लेकिन सरकार को एक तरह से ये मौका दिया था कि 31 जुलाई तक आप चुन लीजिए कोई नया निदेशक ईडी का। लेकिन सरकार ने चूँकि उन संजय मिश्रा को ही रखना है, उन संजय मिश्रा के बल पर ही उन्हें अपने राजनीतिक हक और राजनीतिक कदम आगे बढ़वाने हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि ईडी को लेकर किस प्रकार से विपक्षी दलों ने उनको निशाने पर लिया है और देखा भी गया है कि ईडी नोटिस जारी करती है, जांच की बात करती है, उन्हें दोषी ठहराती है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता दल में आ जाते हैं, यानी कि कमर छाप वॉशिंग मशीन से नहा के निकलते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। ये आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, गोवा में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कई जगह देखा होगा, बंगाल में देखा होगा, और महाराष्ट्र में तो हाल की बात है कि जिन लोगों पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी और जो लोग जेल भी रहे आए, वो सभी लोग अब माननीय हो गए हैं। यानी कि 23 जून को जो विपक्षी एकता की रेल पटना से चालू हुई थी, लगता है उसका असर
सरकार पे बहुत गहरा पड़ा है। निश्चित तौर पर वो न सिर्फ एनडीए को भी साधना चाहेंगे, क्योंकि एनडीए में कुल ऐसे दिल हैं जो कि उनके साथ अभी तक नहीं थे, उनको भी साधना है। और विपक्षी दलों में भी डर एवं भय का माहौल रखना है। हालांकि न्यायालय ने सरकारी वकील से, या एक तरह से आप कहिए कि सरकार को तमाम तरह की बातें सरकार से कहीं, और उन्होंने पूछा कि आखिर संजय मिश्रा ही क्यों। सरकार ने जब जानकारी दी कि केवल वही एक बैठक होना है T20 की, जिसमें कि उस बैठक को वही फेस कर सकते हैं, तो माननीय न्यायाधीश ने दो तरह की दलील रखी। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोर्ट ना आऊँ तो क्या कल से सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा, या ईडी में केवल संजय मिश्रा ही काम कर रहे हैं और सभी लोग नाकारा हैं। लेकिन जिस तरह से इन दलीलों के बाद भी संजय मिश्रा को 45-46 दिन का समय दिया गया। हालांकि न्यायालय ने 15 सितंबर को ये एक बंधन भी सरकार पर लगाया है कि इसके बाद आप कोई किसी तरह के एप्लीकेशन लेकर अदालत में नहीं आएंगे। ये बात तो न्यायालय ने पहले भी कही थी, जब उन्होंने संजय मिश्रा की सेवा विस्तार को असंवैधानिक ठहराया था और 31 जुलाई से पहले नई नियुक्त करने की बात कही थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदालत में समय दिया, उससे निश्चित एक गलत तरह का संकेत आम लोगों में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो एक नज़ीर बनेगी, और उस नज़ीर के बल पर ही कई राज्य सरकारें भविष्य में अपने मनपसंद अफसरों को सेवा विस्तार देंगे। उन्हें बार बार केंद्र सरकार ने जिस प्रकार राष्ट्र के हित का हवाला देते हुए संजय मिश्रा को रखा है, वो राज्य हित का हवाला देते हुए राज्य सरकारें अपने मनपसंद अधिकारियों को रखेंगी। निश्चित तौर पर एक गलत परंपरा पड़ेगी। हम सभी लोगों को विश्वास था कि किसी भी सूरत में वह पीठ जिसने कि खुद ईडी के निदेशक को असंवैधानिक माना है, वह पीठ ही उन्हें राहत देगी। खैर, आज ही एक सुप्रीम कोर्ट के ही डंडे के कारण जिस मणिपुर पर 84 दिन तक सरकार शांत बनी रही, आज भी वो सदन में बहस नहीं करा रही है। लेकिन आज चूंकि उस मामले की सुनवाई है और न्यायालय के निर्देश पर ही अगर सरकार कुछ आज नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर न्यायालय इस बारे में कदम उठाएगा, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ ने कहा था। आज सुनवाई होती, इससे ही पूर्व सरकार जिसे कि अपने दोषी मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए था, उसे न हटाकर सरकार ने वीडियो का CBI जांच करने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उस वीडियो बनाने वाले मोबाइल का भी पता लगा लिया है, और बताया तो यहाँ तक जाता है कि वो वीडियो बनाने वाले को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। हालांकि इसका भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। होना ये चाहिए कि जो दोषी होता वह पकड़ा जाता, उस पर कार्रवाई होती, लेकिन जिसने मामले को सार्वजनिक किया
और जिस 19 जुलाई के वीडियो को लेकर ही सरकार मुंह खोलने को विवश हुई, आज उसी वीडियो को नेस्तनाबूद करने में जुट गई है। उस लोगों को देखा जा रहा है कि वीडियो आखिर किसने वायरल किया, किसने बनाया, उसका उद्देश्य क्या था। सीबीआई जांच होगी, सीबीआई जांच वर्षों चलती रहेगी। एक तरह से ये बात दिखाने के लिए पर्याप्त है कि सरकार मणिपुर मामले को रत्ती के टोकरी में डालना चाहती है। भले ही वो ये दिखाए कि इस दौरान वो 6-8 बार दोनों समुदायों के बीच मिले हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में एक बफर जोन बनाया गया है और 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी केवल इस बफर जोन में लगाए गए हैं। हालांकि वहाँ लाखों सैनिकों की नियुक्ति बनी हुई है। तमाम सैनिक, अर्ध सरकारी बल, पुलिस तमाम डटे हैं चाहे मणिपुर में कुछ न हो। अब देखना ये है कि माननीय न्यायालय सरकार द्वारा दिए गए इस हलफनामे पर क्या रवैया अपनाता है। लेकिन जिस प्रकार कल उसी पीठ ने जिसने कि निदेशक को असंवैधानिक माना था, उसे जब सेवा विस्तार देके पाक साफ कर दिया तो निश्चित तौर पर न्यायालय भी सरकार के दिए गए हलफनामे को शायद मान लेगी। लेकिन तब भी इस आशा एवं विश्वास के साथ कि मणिपुर वासियों के साथ न्याय होगा और माननीय न्यायालय एवं न्यायाधीश न्याय जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार इस मामले में असफल हो गई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।